हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वानी एंड वेलकम टू माय चैनल ई फॉर इंग्लिश। आज के इस लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2, जिसे हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं और पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा पार्ट 1 की वीडियो भी चेक कर सकते हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 11 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम करेंगे जो 12 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रहती हैं। फर्स्ट वन इज एजोनेंस, सेकंड वन इज एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, लाइटेटिस, क्याज्मस, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एलिट्रेशन, ओनोमैटोपिया, पैराडॉक्स एंड टोटोलॉजी। सबसे पहला है एजोनेंस, जिसे हम हिंदी में स्वर साम्य अलंकार भी कहते हैं। सो एजोनेंस क्या है? Assonance takes place when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds. अब आपको पता है कि जो वाउल साउंड होते हैं उसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं और स्वर होते हैं अ से अह तक। सो एजोनेंस जो है उसमें जो वर्ड्स हैं, टू और मोर वर्ड्स, वो एक दूसरे के क्लोज होंगे और वन अनदर एंड रिपीट द सेम वाउल साउंड, और वो सेम साउंड वाउल साउंड रिपीट करेंगे। वाउल लेटर्स नहीं हम देखेंगे, हम साउंड देखेंगे। साउंड जो होता है वो स्वर के होते हैं। जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक शब्द एक दूसरे के करीब एक ही स्वर ध्वनि दोहराते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शब्द होंगे, वो एक दूसरे के करीब होंगे और उनकी जो ध्वनि होगी वो सेम होगी, लेकिन विभिन्न व्यंजन ध्वनियों के साथ शुरू होते हैं। लेकिन इन वर्ड्स की शुरुआत जो होगी वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से होगी। जैसे द फैट कैट हैड अ स्नैक। अब यहाँ पर देखें जो साउंड है फै, कै, है और नैस, तो ये साउंड ए साउंड दे रहे हैं जो कि एक वाउल साउंड है। और जो वर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अब जो वर्ड्स हैं तो इनकी शुरुआत जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से है, राइट? और जो सेंटर में है वो एक वाउल साउंड दे रहे हैं। तो जो वाउल साउंड के लेटर्स हैं वो येलो कलर से हाईलाइटेड हैं। ऐसे ही सेकंड है इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई। अब इस सेंटेंस में क्या है कि राइजेस में राई ई की साउंड आ रही है, राइजेस हाई ई साउंड आ रहा है, ब्राई ई साउंड आ रहा है एंड स्काई इसमें भी ई साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आई और यहाँ पर वाई यूज हो रखा है, तो वाई जो है एक वाउल साउंड दे रहा है, तो इसीलिए ये एक एजोनेंस है। तो एजोनेंस क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं और उनके जो साउंड्स होते हैं, वाउल साउंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, इसे हम एजोनेंस बोलेंगे। इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू स्टीयर द व्हीकल। अब यहाँ पर क्या है, इंजीनियर ई साउंड, स्टीयरिंग टू स्टीयर, अब इन सब में ई साउंड आ रहा है, डबली, तो ये क्या है, ये एजोनेंस है। ऐसे ही मेन सेल द वेडिंग बेल्स। अब यहाँ पर मेन ए, सेल ए एंड वे में ए साउंड आ रहा है, बेल्स में ए साउंड आ रहा है, तो ये भी क्या है, एजोनेंस है। देखिए यहाँ पे ई और ई, और जो ये स्टार्टिंग है वर्ड्स की वो कॉन्सोनेंट साउंड से है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस को हम हिंदी में प्रतिपक्षता अलंकार भी कहते हैं। सो एंटीथेसिस क्या है? Antithesis is the use of two contrasting or opposite terms in a sentence for effect. एंटीथेसिस में
टू कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स सेंटेंस में ली जाती है, ऑपोजिट टर्म्स ली जाती हैं, एंड द टू टर्म्स आर सेट नियर ईच अदर टू एनहांस और हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट इन ऑपोजिट मीनिंग। और ये दोनों ही टर्म्स जो होती है एक दूसरे के नज़दीक होती है और ये हाईलाइट करती है कॉन्ट्रास्ट को ऑपोजिट मीनिंग में। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि इस अलंकार में दो विपरीत अर्थों वाले शब्दों और भावनाओं को एक ही वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। एक वाक्य होगा, एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में दो विभिन्न अलग तरह के विपरीत शब्द होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट शब्द होंगे जिनका मीनिंग अपोजिट होगा और उसमें वो दोनों होंगे। जैसे पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। अब ये एक ही सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बिटर और स्वीट यूज़ हो रखा है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो जैसे हमें पता है कि जो धैर्य सब्र का फल मीठा होता है, मतलब पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। धैर्य जो होता है वो कड़वा होता है लेकिन इसका फल जो है वो मीठा होता है। तो बिटर और स्वीट वो एक ही सेंटेंस में है और इसमें यूज़ होने वाले दो वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है, बिटर स्वीट। तो ये क्या है, एंटीथेसिस है, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। सो दीज आर अपोजिट टर्म्स। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे ये एक ही सेंटेंस है और इस सेंटेंस में देखिए मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। अब यहाँ पर देखिए मैनी और फ्यू, बहुतों को बुलाया गया लेकिन कुछ ही चुने गए। अब यहाँ पर देखिए मैनी से अपोजिट है फ्यू और ये दोनों अपोजिट जो वर्ड्स हैं वो एक ही सेंटेंस में हैं। तो ये क्या है, ये एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच चांदी है और जो चुप रहना है वो एक सोना है। तो यहाँ पे स्पीच बोलना, साइलेंस जो है वो शांत होना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक ही सेंटेंस में है, इसीलिए ये कौन सी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस। नेक्स्ट है दिस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में स्मॉल और जाइंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्मॉल छोटा, जाइंट बड़ा। यह मानव के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानविक जो मैनकाइंड के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी एक ऊंचाई है। तो यहाँ पे स्मॉल और जाइंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक ही सेंटेंस में है, इसीलिए ये कौन सी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस में आपने याद रखना है कि टू अपोजिट वर्ड्स जो होंगे वो सिंगल सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। सो ऑक्सीमोरोन क्या है, In this figure of speech, two opposite qualities are joined for the same subject in the same phrase. एक phrase होगा, कुछ शब्दों का एक वाक्य होएगा और उसमें क्या होगा कि एक सब्जेक्ट के लिए two opposite qualities यूज़ की जाएगी। हिंदी में हम कह सकते हैं कि इस अलंकार में एक ही विषय के लिए दो विपरीत गुणों को एक साथ एक ही वाक्य में प्रकट किया जाता है। तो इसमें सेंटेंस एक यूज़ होगा और जो दो विपरीत गुण होंगे वो एक ही विषय के लिए बोले गए होंगे। तो जैसे हम सेंटेंस से देखते हैं, दिस क्लास इज़ फुली एम्प्टी। अब ऑक्सीमोरॉन में जो ये दोनों वर्ड्स हैं, अब इन दोनों वर्ड्स में देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इनके गुण जो है फुली मीन्स भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स खाली, तो इनके गुण बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन ये एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रखा है, एक विषय के लिए यूज़ हो रखा है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। अब ये अपोजिट क्वालिटीज़ हैं जो एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रखी है। यह क्लास पूरी तरह से खाली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर। अब ही एक सब्जेक्ट है, एक विषय है और उसके जो गुण हैं वो क्या है, रेगुलरली इरेगुलर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वह लगातार एब्सेंट होता जा रहा है, इरेगुलर है,
तो रेगुलरली इरेगुलर टू अपोजिट वर्ड्स हैं जो एक ही फ्रेज में यूज़ हुए हैं लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रखे हैं, इसीलिए ये ऑक्सीमोरॉन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है हिज लाइफ इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पर देखिए खुला एक रहस्य है उसकी ज़िंदगी, तो हिज लाइफ क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ओपन और सीक्रेट दो जो क्वालिटीज़ हैं वो यूज़ हो रखी हैं, तो ये एक ऑक्सीमोरॉन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है अ सर्जरी इज रिजल्ट ऑफ द काइंड क्रुएलिटी ऑफ सर्जन्स नाइफ। अब यहाँ पर टू वर्ड्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, सर्जरी के लिए यूज़ हो रखे हैं, काइंड क्रुएलिटी, सो दिस इज ए ऑक्सीमोरॉन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन। अब दोनों में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो सेम लगती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखते हैं कि जो एंटीथेसिस हैं और ऑक्सीमोरॉन है, एंटीथेसिस में क्या होता है, इट इज़ अ यूज ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट टर्म्स इन ए सेंटेंस फॉर इफेक्ट। द टू टर्म्स आर सेट नियर ईच अदर टू एनहांस और हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट इन अपोजिट मीनिंग्स। तो क्या होंगे कि इन दोनों के अपोजिट मीनिंग होंगे और एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होंगे। और ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा कि जो दो क्वालिटीज़ हैं वो ज्वाइंट में होगी, वो एक दूसरे से ज्वाइन की हुई होगी। तो ये जो ज्वाइंट है ये आपने याद रखना है, जो उसको एंटीथेसिस से अलग करता है। एंटीथेसिस में वो ज्वाइंट नहीं होंगे और एक सब्जेक्ट के लिए भी नहीं होंगे, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में वो दोनों क्वालिटीज़ ज्वाइंट होगी, एक फ्रेज में होगी और एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ की गई होगी। तो जैसे एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। दोनों अलग अलग हैं, एक ही सेंटेंस में है, स्पीच का ऑपोजिट क्या है, साइलेंस, तो ये एंटीथेसिस है। ऑक्सीमोरॉन में क्या है कि हम एक सब्जेक्ट लेंगे और उसकी जो टू क्वालिटीज़ हैं, ऑपोजिट क्वालिटीज़, वो यूज़ करेंगे। ही वॉज सीरियसली फनी, तो यहाँ पे फनी का ऑपोजिट है सीरियसली। तब देखिए ऐसे ही वर्ड्स और है, सीरियसली फनी या ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल भी है तो उसका जो अपोजिट है वो कॉपी है, ओपन सीक्रेट। तो ये सब ऑक्सीमोरॉन के ऐसे वर्ड्स हैं जो ज्वाइंट किए जाते हैं सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है लाइटटीज। लाइटटीज को हम हिंदी में कटाक्ष अलंकार भी कहते हैं। सो लाइटटीज क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द नेगेटिव ऑफ अपोजिट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अफर्मेटिव्स। अब एक सिंपल, आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो लेकिन उस बात को किस तरह से करना है बिल्कुल एनिमेटेड होगी, जैसे कि आप नेगेटिव मतलब नॉट यूज़ करोगे और जो बात बोलने वाले हो, जो आपका मेन पॉइंट है, उसका अपोजिट वर्ड आप यूज़ करोगे। तो नॉट के साथ उसकी अपोजिट क्वालिटी आप यूज़ करोगे। जैसे आपने किसी की मेन आइडेंटिटी बतानी है तो आप नॉट प्लस अपोजिट उसकी क्वालिटी बताओगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी मेन आइडेंटिटी हो जाएगी। अब इसे हिंदी में बोल सकती हैं कि इस अलंकार में एक सकारात्मक बात करने के लिए उसके विपक्ष को नकारा जाता है। मतलब अगर आप कोई उसकी एक अच्छी क्वालिटी बताओगे तो उसकी बुरी क्वालिटी के साथ आप नोट लगा दोगे। जैसे ही इज़ नॉट क्लेवर, अगर ही इज़ नॉट क्लेवर, अब इसमें क्या है, आप कहना क्या चाहते हो कि वो चालाक नहीं है, तो मतलब ही इज़ फुलिश, राइट। तो चालाक नहीं है का मतलब वो मूर्ख हैं, तो ये इसकी मेन आइडेंटिटी हो गई। तो आपने नॉट क्लेवर, तो फुलिश का आपने अपोजिट लगा दिया क्लेवर, और उसकी जो नॉट साथ में आपने यूज़ किया है उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया है। सो दिस इज़ लाइटटीज। तो इसके और एग्जाम्पल्स हैं, शी इज़ नॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब देखिए, शी इज़ नॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की नहीं है। तो आप बोलना चाहते हो कि वह एक मतलब अगली है देखने में। सो यहाँ पे नॉट अ ब्यूटिफुल यूज़ कर रखा है। यू आर नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, मतलब वो एक पुअर स्टूडेंट है, तो नॉट अ ब्राइट मीन्स पुअर स्टूडेंट है।
नेक्स्ट है, सो ये लाइटिटीज़ हैं जिसमें हम नॉट लगाते हैं और उसकी एक अपोजिट क्वालिटी लगाते हैं. द आइसक्रीम इज़ नॉट गुड, इसका मतलब ये हुआ कि आइसक्रीम जो है वो बैड है. सो नॉट के साथ एक उसकी अपोजिट क्वालिटी लगाना, ये लाइटिटीज़ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है क्याज्मस, जिसे हम हिंदी में व्यतिक्रम अलंकार भी कहते हैं. सो क्याज्मस क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस और कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर इन द सेम और मॉडिफाइड. तो इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स या कोई ग्रामेटिकल जो कंस्ट्रक्शंस हो रखी है वर्ड्स की, या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, दीज आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर. तो वो रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होंगे, या तो सेम वैसे ही रिपीट हो जाएंगे या वो मॉडिफाई होके रिपीट होंगे. मतलब मीनिंग एक ही कन्वे करेंगे लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन होगी. जैसे कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ड्स हैं ए और बी, तो ये सेंटेंस है तो उसमें चेंज हो जाएंगे. तो बी पहले आ जाएगा, जो लास्ट में बोला वो पहले आ जाएगा, और जो पहले बोला है वो लास्ट में आ जाएगा. जैसे फेयर इज़ फाउल एंड द फाउल इज़ फेयर. अब यहाँ पर देखिए, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर. तो फेयर सबसे पहले था, तो सेकेंड टाइम में क्या हो गया, ये लास्ट में आया है, और फाउल जो सेकेंड टाइम में था वो फर्स्ट में आया है. सो दिस इज़ द क्याज्मस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. तो देखिए ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे रिपीट बी हो गया और फेयर जो है वो ए पोजीशन पे आ गया. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं क्याज्मस के. वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट. तो यहाँ पर लिव लास्ट में है और सेकंड टाइम में फर्स्ट में आ गया है, और ईट जो है वो लास्ट में आ गया है. तो ए बी जो है वो बी ए में चेंज हो रहा है. सो ये कौन सी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है? क्याज्मस. नेक्स्ट है, हर लाइफ वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन एंड हर चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर लाइफ ए है, फुल ऑफ चिल्ड्रन बी है, तो ऐसे ही जो बी है चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन बी हो गया, और फुल ऑफ लाइफ जो है वो ए है. तो लाइफ ए और फुल ऑफ चिल्ड्रन बी. और यहाँ पर क्या है, ए जो है वो लाइफ है और बी चिल्ड्रन है, तो ए बी जो है वो बी ए में चेंज हो रहा है. नेक्स्ट है, यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ द कंट्री बट यू कांट टेक द कंट्री आउट ऑफ द गर्ल. अब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट ए बी है, सेकंड में बी ए है. तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में गर्ल ए है, कंट्री बी है, और यहाँ पर कंट्री बी है और गर्ल ए. तो ए बी और बी ए का इसमें पैटर्न है. सो ये कौन सी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है? क्याज्मस. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन, जिसे हम विस्मयादि बोधक अलंकार भी कहते हैं. तो एक्सक्लेमेशन क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज़ यूज टू ड्रॉ अ ग्रेटर अटेंशन टू अ पॉइंट. तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी फॉर्म यूज़ की जाती है किसी भी पॉइंट पे अटेंशन, आप अटेंशन दिखाना चाहते हो कहीं भी, तो आप एक्सक्लेमेटरी फॉर्म यूज़ करोगे. इट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट, एडमिरेशन, शॉक और एंगर. तो ये ज़्यादातर हमें एक्साइटमेंट दिखाती है, गुस्सा दिखाती है, हर्ष दिखाती है. जैसे जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शौक या घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं. तो यहाँ पर इन वाक्यों में ज़्यादातर हम साइन यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन फॉर्म. जैसे इसके एग्जाम्पल है, हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक. बैंक मीन्स किनारा, तो किनारे पे ये मून लाइट कितनी सुंदरता से सो रही है. तो यहाँ पर आप एक आश्चर्य बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रखा है, और इसीलिए एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है. और इसके और एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट. तो यहाँ पर भी फीलिंग्स बताई जा रही हैं और आश्चर्य है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क है. व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन. तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है क्योंकि एक फीलिंग बताई जा रही है. तो जहाँ पर फीलिंग एक्सप्रेस हो रखी हो तो वो एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है क्लाइमैक्स.
क्लाइमेक्स को हम बोलते हैं उत्कर्ष अलंकार। क्लाइमेक्स क्या है? It is the arrangement of series of events or ideas in order of इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। तो क्लाइमेक्स में क्या होंगे कि इवेंट्स और जो आइडियाज़ है वो अपनी इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, और जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले जो इवेंट होएगा वो लोअर इम्पोर्टेंस का होगा, और जो लास्ट में होगा वो हायर इम्पोर्टेंस का होगा। तो उनकी जो इम्पोर्टेंस होगी क्लाइमेक्स में वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। जैसे आई केम, आई सॉ, आई कंक्यूर्ड। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आया, फिर उसने देखा, फिर वो जीता, फिर कंक्यूर्ड किया उसने। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड। सबसे पहले क्या है? लुक, देखो। कहाँ देखो? स्काई में देखो। क्या है? यह एक बर्ड है। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। सबसे पहले इवेंट में देखना होता है, फिर उसके बाद उसने स्काई बताया, फिर उसने बताया कि वहाँ एक बर्ड है। तो ये एक इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर है। सो इसीलिए ये क्लाइमेक्स है। नेक्स्ट है लेट अ मैन एक्नॉलेज his obligations to himself, his family, his country and his God। अब यहाँ पर क्या है कि उस इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को लेने दो, स्वीकार करने दो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए और अपने भगवान के लिए। तो लास्ट में है हिज गॉड। तो हिज गॉड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? गॉड। और सबसे कम जो लोअर इम्पॉर्टेंस जो दी रखी है वो उसने अपने आप को दी रखी है। सो दिस इज ए क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले ज़िंदगी होती है, फिर लिबर्टी होती है, आज़ादी होती है, फिर उसके बाद खुशियाँ होती हैं। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सो ये फिगर ऑफ स्पीच होगी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है एंटी क्लाइमेक्स, जिसे हम हिंदी में अधोगति अलंकार भी कहते हैं। एंटी क्लाइमेक्स क्या है? ये क्लाइमेक्स का अपोजिट होगा। इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स और आइडियाज़ इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस। क्लाइमेक्स में इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग थे, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में अपोजिट होएगा, डिक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें सबसे पहले जो वर्ड्स होंगे वो हायर इम्पॉर्टेंस के होंगे, और जो लास्ट में होंगे वो लोअर इम्पॉर्टेंस के होंगे। अब इसका एग्जाम्पल है ही सेक्रीफाइस्ड हिज ऑनर, हिज होम एंड हिज बुक। उसने सेक्रीफाइस किया। क्या किया? अपना सम्मान, अपना घर और अपनी बुक। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है सम्मान की, उसके बाद घर, फिर उसके बाद बुक। बुक जो है वो लोअर इम्पॉर्टेंस में है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है? एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं इन दैट एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज स्टाइलिश वॉच। ये एंटी क्लाइमेक्स है क्योंकि जो लास्ट में है वो कम इम्पोर्टेंस का इवेंट है। तो ये क्या है? सबसे जो पहला जो है वर्ड वो मोर इम्पॉर्टेंट है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसीलिए एंटी क्लाइमेक्स टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। अब यहाँ पर पहले आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ, ज़िंदगी। तो आई डाई तो वो तो डेथ हो गई, उसके बाद वो फेंट हो गया, देन फॉल, वो गिर गया। तो ये थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स हैं। तो ये क्या है? एंटी क्लाइमेक्स। शी इज़ ए गुड मदर, अ बिजनेस वुमेन, अ कुक। सबसे पहले वो एक गुड मदर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद वो एक बिजनेस वुमेन है जो उसके बाद आता है, फिर उसके बाद वो एक कुक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है गुड मदर और सबसे कम है कुक। तो ये क्या है? एक एंटी क्लाइमेक्स है जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं. सो एलिट्रेशन क्या है? इट इज़ the repeated sounds at the beginning of the words to focus attention or convey an idea or emotion. This sound is usually a consonant sound. तो ये consonant sounds होंगे और जो ये sounds होंगे ये beginning of the words होंगे. So इसे alliteration बोलेंगे. जैसे it is heavily used in tongue twisters में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. इसका एग्जाम्पल है black bug bite a big black bear. अब यहाँ पर ब और यहाँ पे ब साउंड, देन लास्ट ब साउंड. तो जो येलो से हाईलाइटेड है वो ब साउंड दे रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है. सो दिस इज ए एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. तो यहाँ पे ब कॉन्सोनेंट साउंड है. नेक्स्ट है किम came to help you cut out a colorful kite for Chris. अब यहाँ पर सब में क साउंड आ रहा है. came, cut, colorful, kite, Chris. तो ये क्या है? एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. अब यहाँ पे के जो है वो क को साउंड कर रहा है और सी भी क को साउंड कर रहा है. तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो क से ज्ञ तक होते हैं. तो इसमें क एक साउंड है जो कि इसको एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बना रहा है. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं शीप शुड स्लीप इन ए शेड. अब यहाँ पे श साउंड यूज़ हो रखा है. शीप शुड शेड. तो ये एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है The boy buzzed around as busy as a bee. तो यहाँ पर buzz साउंड यूज़ हो रखा है. Boy buzzed busy bee. तो ये एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है लिटिल लैरी लाइक्स licking the sticky lollipop. अब यहाँ पे ल साउंड, लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग लॉलीपॉप. तो ये ल साउंड है जो कि एलिट्रेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है ऑनोमैटोपिया, जिसे हम हिंदी में ध्वन्यात्मक अलंकार भी कहते हैं. तो ये क्या है? It is a figurative term for words that attempt to represent a sound. These words are used in writing and literature for effect. They are attempt of writers to put sounds into the words. ये एक फिगरेटिव टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक साउंड को रिप्रेजेंट करती है. और ये जो वर्ड्स होते हैं ये तो राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं या लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं इफ़ेक्ट को बनाने के लिए. और ये दीज आर अटेम्प्ट ऑफ द राइटर्स टू पुट साउंड्स इनटू द वर्ड्स. वर्ड्स में साउंड लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे म्याऊ जो कि एक कैट साउंड है, पॉप जो कि बलून साउंड है, बाक डॉग साउंड, बज बी साउंड, हॉन्क और बीप एक मशीन साउंड्स हैं, स्प्लैश, ड्रिप एंड स्प्रे ये नेचर साउंड्स हैं. तो ये सब जो साउंड्स हैं दीज आर साउंडिंग वर्ड्स. इनको हम साउंडिंग वर्ड्स बोलते हैं. और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं. द बी बर्स्ड इन माई ईयर. और यहाँ पर देखिए बी जो होती है भिन भिनाती है. तो यहाँ पे बर्स्ट वर्ड का यूज़ कर रखा है, इसलिए ऑनोमैटोपिया टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. तो इसी से हमने देखना यहाँ पर साउंडिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आप इजीली से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये ऑनोमैटोपिया टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है. तो इसकी और एग्जाम्पल्स हैं द पॉप ऑफ द बलून इकोड थ्रू द रूम. अब बलून को हमने पॉप साउंड से बताया है. तो दिस इज़ ए ऑनोमैटोपिया टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट बाक बाक द डॉग वॉक मी अप. अब यहाँ पे बाक यूज़ कर रखा है. नेक्स्ट इज़ द बूम ऑफ द फायर वर्क्स स्कर्ट द बेबी. अब बूम जो है वो फायर वर्क्स के लिए यूज़ कर रखा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑनोमैटोपिया टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट इज़ पैराडॉक्स, जिसे हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं. पैराडॉक्स क्या है?
It is a statement or situation that appears to be contradictory but may have root quality of truth. ये statement होगी, एक situation होगी जो कि contradictory लगेंगे, एक दूसरे के opposite statements होगी और लेकिन उनमें एक quality of truth होगा. जैसे इट्स द बिगनिंग ऑफ द एंड. अब यहाँ पर टू सिचुएशंस है, जैसे कि आप कोई एक बात बोलते हो और सेकेंड टाइम उसी बात को मना कर देते हो. दिस इज ए पैराडॉक्स. सो इट्स द बिगनिंग ऑफ द एंड. अब द एंड का बिगनिंग तो नहीं होता, लेकिन अगर आप देखोगे कि इसका मीनिंग बनता है, अगर आप ध्यान से देखोगे इट्स द बिगनिंग ऑफ द एंड, कि आपके अंत की अब शुरुआत है, कि बहुत हो चुका है लेकिन अब आपके अंत की शुरुआत है. एक क्वालिटी ऑफ ट्रुथ को बताते हैं. सो दिस इज ए पैराडॉक्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं. आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज. तो यहाँ पे हु डू नॉट मैसेज, जो मैसेज नहीं करते उनको मैसेज करता हूँ. तो यहाँ पर जो नहीं करते उनको मैसेज करना, दिस इज ए कॉन्ट्रोडिक्टरी, राइट. सो दिस इज ए पैराडॉक्स टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. ऐसे ही लेस इज मोर, कम ज़्यादा है. तो ये भी देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं. लेस इज मोर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता. सो दिस इज ए कॉन्ट्रोडिक्टरी टाइप ऑफ स्टेटमेंट. लेकिन इसमें एक ट्रुथ है कि अगर कम है उसमें क्वालिटी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज ए ट्रुथ बिहाइंड दिस स्टेटमेंट. So this is a paradox type of figure of speech. Next is save money by spending it. अब खर्च करके धन को सेव करो. अब यहाँ पर पहले सेव करना भी है, फिर उसको स्पेंड करना भी है. दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं, लेकिन ये क्या है, पैराडॉक्स टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो इसको ट्रुथ को बता रही है कि सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. स्पेंडिंग कहाँ हो सकता है, आपकी जो इंश्योरेंस होती है तो वहाँ पर भी स्पेंड करके आप मनी को सेव कर सकते हो. नेक्स्ट है हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स. यहाँ पर रूल्स हैं कि तुम सारे रूल्स इग्नोर करो. तो ये रूल्स भी बता रहा है और ये बता रहा है कि तुम उनको इग्नोर भी करो. तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं. सो दिस इज ए पैराडॉक्स टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. लास्ट वन इज टिटोलॉजी, जिसे हम हिंदी में पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं. टिटोलॉजी क्या है, अ टिटोलॉजी स्टेट द सेम थिंग ट्वाइस इन स्लाइटली डिफरेंट वर्डिंग और एड्स रिडंडेंट और अननेसेसरी वर्ड्स. टिटोलॉजी जो होगी वो एक स्टेटमेंट में डिफरेंट वर्ड्स रिपीट किए गए होंगे, ट्वाइसली रिपीट किए गए होंगे, अननेसेसरी. जैसे से इट ओवर अगेन वंस मोर. आप से इट ओवर अगेन, तो इसका मतलब ये पता लग गया है कि उसे दोबारा बोलो, लेकिन वंस मोर फिर से दोबारा से अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं. सो दिस इज़ अ टिटोलॉजी, जो दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं वर्ड्स, उसे हम टिटोलॉजी बोलेंगे. जैसे नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं. यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट बाय वॉचिंग. यू कैन ऑब्जर्व से ही पता लग रहा है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन बाय वॉचिंग भी हमने इसमें कुछ अननेसेसरी वर्ड्स लगा दिए हैं कि देख के तुम ऑब्जर्व कर सकते हो. तो ऑब्जर्व करना ही, देखने से ही ऑब्जर्व किया जाता है. सो दिस इज़ अ टिटोलॉजी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. आई एम माई फादर्स सन. तो यहाँ पर आई एम माई फादर्स सन, ये भी अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं वो मतलब स्टेटमेंट को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर रखे हैं. सो दिस इज़ अ टिटोलॉजी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. wherever you go there you are. अब there you are भी unnecessary words है. wherever you go, जहाँ भी तुम जाओगे तो वहाँ तो होगे ही, तो unnecessary ये words हैं. so this is a tautology type of figure of speech. I heard it with my own ears. I heard it, मैंने उसे सुना, तो सुना कान से ही जाता है, लेकिन with my own ears ये unnecessary words हैं जो इसको और ज़्यादा सेंटेंस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ टिटोलॉजी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच के 23 टाइप्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।